हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक पदार्थ विलयन में न तो वियोजित होता है तथा न ही संयोजित होता है, इसके लिए वांट ऑफ कारक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी, देखो क्या होगी। वांट ऑफ कारक, वांट ऑफ कारक, और इसको अपने आयोटा से दर्शाते हैं। तो देखो वांट ऑफ कारक का सूत्र क्या होता है। वांट ऑफ कारक का सूत्र होता है संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या। यानी कि मान लो अपने कोई पदार्थ विलयन में डाल दिया, अगर उसका संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, तो संगुणन या वियोजन होने के पश्चात कुल कणों की संख्या कितनी होगी, बढ़ गई या कम हो गई, बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या। यानी वास्तव में कणों की संख्या कितनी थी और संगुणन और वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी होगी, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि मान लो कोई पदार्थ अपने विलयन में डाला, या तो वो संगुणित होगा मान लो या वियोजित होगा। तो संगुणित और वियोजित होने के बाद में जो कणों की संख्या बनी और उसके संगुणन या वियोजन होने से पूर्व उसकी जो संख्या थी, उसके कणों की या मोलों की जो संख्या थी वो कितनी थी, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ कारक। अब देखो इसने क्या कहा है कि एक पदार्थ विलयन में न तो वियोजित होता है और न ही संयोजित होता है। कहने का मतलब ना तो ऐसा है कि वो पदार्थ एक से टूट के दो हो रहा है या तीन हो रहा है, ना ही ऐसा है कि दो या तीन अणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। तो कहने का मतलब वियोजन से पहले, वियोजन या संगुणन से पहले व बाद में कणों की संख्या क्या है, समान। क्योंकि संगुणन और वियोजन कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका कणों की संख्या समान है, क्योंकि संगुणन और वियोजन तो हो नहीं रहा। अब कणों की संख्या समान है तो वांट ऑफ गुणांक का मान भी कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर, ये भी ये है तो मान लो ये भी क्या होगा, ये तो उत्तर क्या आ जाएगा, एक। अतः वांट ऑफ कारक का मान एक होगा, एक होगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।